फिल्म समीक्षा। आयरन मैन 3 फीट सहज और मनोरंजक। फिल्म आयरन मैन 3 इंच। कलाकार रॉबर्ट डाउनी जूनियर, बेन किंग्सले, गाय पियर्स, ग्वेनेथ पाल्ट्रो, रेबेका हॉल, डॉन चीडल, पॉल बेटनी। आवाज जॉन फेवरयू, टाई सिम्पकिंस। निर्देशक शेन ब्लैक। रेटिंग मार्वल कॉमिक्स से लिए गए किरदारों के साथ हम निश्चित रूप से जानते हैं कि आयरन मैन 3 इंच शानदार एक्शन और बेहतरीन धारदार मजाकिया संवादों से भरपूर होगी। जब फिल्म एक वॉइस ओवर से शुरू होती है जिसमें कहा गया है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था, हम अपने शैतान खुद बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, तो हम इस बात को लेकर और भी आश्वस्त हो जाते हैं। शुरुआत में ही वॉइस ओवर फिल्म का सार तय कर देता है। पहला दृश्य बर्न, स्विट्जरलैंड में एक नए साल की पार्टी की शुरुआत करता है जो नई सहस्राब्दी का संकेत देती है, जहां एक व्यवसायी साथ प्रतिभाशाली आविष्कारक साथ मशीनिस्ट टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डाउनी जूनियर जमकर पार्टी कर रहा है। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वह अपने राक्षसों को कैसे गढ़ता है। आयरन मैन 3 इंच सुपरहीरो की अपने द्वारा रचे गए राक्षसों को ढूंढने और उन्हें नष्ट करने की यात्रा है। न्यूयॉर्क पर हुए हमलों के बाद वर्तमान समय में आगे बढ़ते हुए एक नया आतंकवादी मंदारिन बेन किंग्सले अमेरिकी सरकार को गिराने की धमकी दे रहा है। टोनी मानसिक रूप से थका हुआ है। वह आत्मविश्वास और चिंता की समस्याओं से ग्रस्त है। इससे पेपर पॉट्स ग्वेनेथ पाल्ट्रो के साथ उसके रिश्ते में तनाव पैदा होता है। वह सो नहीं पाता है और इसलिए वह अपना सारा समय एक सुपर क्लोक बनाने में बिताता है, एक धातु की ढाल जो उसकी रक्षा कर सकती है। उन्नत यांत्रिकी द्वारा निर्मित यह उसके चारों ओर खुद को इकट्ठा करता है और मानसिक रिमोट पर काम करता है। इस प्रकार वह दुर्जेय आयरन मैन बन जाता है। इस बीच एक खूबसूरत बायोटेक शोधकर्ता और आनुवंशिकीविद एल्ड्रिच किलियन, गाय पियर्स, जिसे टोनी से चिढ़ है, मैंडरिन के साथ मिलकर काम करता है। तो अब मुकाबला सुपर विलेन बनाम आयरन मैन का है। मुश्किल में फंसे टोनी को अपनी रचनात्मकता और सहज ज्ञान पर भरोसा करते हुए खुद को और अपने करीबी लोगों की रक्षा के लिए खुद ही जीना पड़ता है। उसे अपने पुराने दोस्त जेम्स रोड्स, डॉन चीडल और खूबसूरत पूर्व प्रेमिका माया, रेबेका हॉल के साथ तनावपूर्ण रिश्ते को भी संभालना पड़ता है। इस दौरान स्टार्क को उस सवाल का जवाब मिल जाता है जो उसे हमेशा से परेशान करता रहा है, क्या आदमी सूट बनाता है या सूट आदमी को बनाता है? एक्शन सेट और स्टंट बेहद शानदार हैं। हवा में बचाव अभियान और आयरन मैन के सूट, चाहे उड़ते हों या लड़ते, देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। सिनेमैटोग्राफी और कंप्यूटर जनित चित्र फ्रेम में सहजता से घुल मिल जाते हैं, जिससे पूरा देखने का अनुभव अद्भुत हो जाता है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिजाइन दोनों ही देखने में अद्भुत हैं। हास्य और चुटकुलों से भरपूर इन किरदारों के बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। कहानी सुनाने के दौरान निर्देशक शेन ब्लैक और उनके सहलेखक ड्रू पियर्स ग्राफिक उपन्यास से हटकर 80 और 90 के दशक की शुरुआती संवेदनाओं को समेटे हुए उपकथानक में चले गए हैं, जिससे किरदार के इतिहास में सब कुछ अजीब सा लगने लगा है। यह उस दृश्य में साफ दिखाई देता है जहां निराश और अकेला टोनी मंदारिन को एक छोटे से शहर में ढूंढता है। यहां उसकी मदद हार्ले टाई सिम्पकिंस नाम का एक प्यारा, घमंडी लेकिन परेशान बच्चा करता है, जिसे अपने पिता की याद आती है। इस रिश्ते में कई मजेदार एक लाइनर हैं, लेकिन पूरा उपकथानक बेमेल लगता है। एक और उपकथानक टोनी और उसके साथी जेम्स का है, जहां दोनों पुलिस वाले की तरह समय बिताते हैं। आयरन मैन 3 इंच का हर किरदार महत्वपूर्ण है और कलाकारों ने विश्वसनीय अभिनय किया है। डाउनी ने अपने अनोखे व्यक्तित्व का बखूबी इस्तेमाल किया है और टोनी के किरदार में बेबाक ईमानदारी का तड़का लगाकर फिल्म को और भी ज्यादा सुलभ बना दिया है। बेन इस चीनी दिखने वाले ओसामा बिन लादेन जैसे खलनायक में एक हास्यपूर्ण आयाम जोड़ते हैं।
ग्वेनेथ और रेबेका के पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन गाय ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। लेकिन हार्ले जैसे होशियार लड़के के रूप में टाई सिम्पकिंस, टोनी के दोस्त और सहयोगी के रूप में एक परिपक्व अभिनय के साथ उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करते हैं और अगले सीक्वल की नींव रखते हैं। एक आकर्षक अंत के साथ आयरन मैन 3 इंच एक आकर्षक, प्रेरित फंतासी एडवेंचर फिल्म है जिसका आनंद लगभग कोई भी ले सकता है। आइए दुआ करें कि अगला संस्करण जल्द ही आए। फ्रोजन रिव्यू। यह आधुनिक स्नो क्वीन आपका दिल पिघला देगी। 1937 में जब एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स रिलीज हुई थी, तब से वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो अपनी राजकुमारी कहानियों के लिए एक ही फॉर्मूले पर कायम है। एक खूबसूरत राजकुमारी को अपने राजकुमार के साथ हमेशा खुश रहने के लिए हर तरह के जादुई खतरों का सामना करना पड़ा। उसने गाने गाए, नाचे, प्यारे जानवरों के साथ उछल कूद की। क्लाइमेक्स में जब किसी बुरी चीज का सामना हुआ तो राजकुमारी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके होंठ डर के मारे फड़फड़ाने लगे और उसने अपनी आंखें भींच लीं, क्योंकि अगर राजकुमारी को ही सारा भारी काम करना पड़े तो राजकुमार होने का क्या मतलब। स्नो वाइट से लेकर डिज्नी द्वारा द स्नो क्वीन के रूपांतर फ्रोजन तक बहुत कुछ बदल गया है। फ्रोजन कई डिज्नी की पसंदीदा कहानियों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। बड़ी बड़ी आंखों वाली नाजुक राजकुमारी, सही। प्यारी सी सहेली, सही। जीवन का प्यार जो एक घुरघुराने वाले जानवर के साथ सबसे अच्छी दोस्त है, सही। ढेर सारे गाने, सही। एक तरह का हल्का फुल्का संतोष, सही। लेकिन लेखक क्रिस बक, जेनिफर ली और शेन मॉरिस ने हंस क्रिश्चियन एंडरसन की परीक्षा से कुछ बुनियादी बातें उधार ली हैं और अपनी कहानी को पुरानी कहानी से अलग एक दिल को छू लेने वाली और आधुनिक कहानी कहने का मौका दिया है। एल्सा और उसकी छोटी बहन एना काल्पनिक स्कैंडिनेवियाई देश अरेंडेल की 2 राजकुमारियां हैं। छोटी बच्चियों के रूप में वे तब तक एक दूसरे से अविभाज्य हैं जब तक कि एक श्राप के कारण एल्सा को वह शक्ति नहीं मिल जाती जो वह छूती है और बर्फ में बदल जाती है। एल्सा को अपनी खतरनाक शक्ति का एहसास तब होता है जब वह गलती से छोटी एना को लगभग मार ही डालती है। इस भयानक शक्ति को नियंत्रित करने में अपनी असमर्थता से चिंतित एल्सा अपने माता पिता के एना से अलग होने के फैसले से सहमत हो जाती है। एना को जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी बड़ी बहन एक श्राप से पीड़ित है और उनके माता पिता की अप्रत्याशित मृत्यु के बाद दोनों लड़कियां एक उदास महल में पलती बढ़ती हैं, साथ साथ भी अलग अलग, क्योंकि एल्सा खुद को अपने कमरे में बंद रखती है। जब एल्सा बड़ी होकर अरेंडेल का ताज पहनने लायक हो जाती है तो महल के द्वार वर्षों में पहली बार खुलते हैं। एना रोमांचित हो जाती है। महल में अन्य लोग भी हैं, वह पूरी तरह तैयार है। एल्सा अपने कमरे से बाहर आ गई है और जैसे कि यह सब काफी अद्भुत नहीं था, वह और एक बेहद सहज राजकुमार प्यार में पड़ गए हैं। एल्सा एक किलर साबित होती है जब वह एना से कहती है कि वह उस पहले आदमी से शादी नहीं कर सकती जिससे वह मिलने के कुछ घंटों के भीतर मिली है। लेकिन यह पहली नजर का प्यार है, एना विलाप करती है और गुस्से से भर जाती है। एल्सा घबरा जाती है और अचानक एल्सा के हाथों से बर्फ के टुकड़े निकलने लगते हैं। खुद से और अपने श्राप से नफरत करते हुए एल्सा भाग जाती है और एरेंडेल को बेमौसम बर्फ और बर्फ में जमी छोड़ जाती है। दूर पहाड़ों में एल्सा एक शानदार बर्फ का महल बनाती है और वर्षों में पहली बार वह सुकून महसूस करती है। ओलाफ नाम के एक छोटे से स्नोमैन और क्रिस्टोफ नाम के एक हट्टे-कट्टे बर्फ विक्रेता की मदद से अन्ना चीजों को ठीक करने एरेंडेल में गर्मियों की छुट्टियां बिताने और अपनी बहन और रानी को घर लाने के लिए निकल पड़ती है। फ्रोजन भले ही द स्नो क्वीन से प्रेरित हो, लेकिन यह इस स्रोत के प्रति बेवफाई से भरी है। एल्सा मूल स्नो क्वीन की तरह विकृत और विषाक्त मातृत्व का कोई दुष्ट, ठंडा दृश्य नहीं है। वह मुश्किल हालात में फंसी एक युवती है, डरी हुई,
अपनी क्षमताओं को समझने की कोशिश कर रही और अपेक्षाओं और रूढ़ियों के बोझ तले दबी हुई। जब वह पहाड़ों में अपना शानदार महल बनाती है तो उसके साथ सहानुभूति रखना और उसकी क्षमताओं पर अचंभा करना आसान है। उसके बाद अन्ना एक बच्ची की तरह है जिसे बड़ा होने की जरूरत है और फिल्म के दौरान वह बड़ी होती भी है। फ्रोजन में सबसे बड़ा मोड़ उस प्रेम कहानी को पेश करने के तरीके में आता है जो आमतौर पर सभी डिज्नी राजकुमारियों की कहानियों के केंद्र में रही है। अन्ना का जीवन बिल्कुल भी सरल नहीं है और इसकी जटिलताओं को और बढ़ा देता है वह बर्फ का टुकड़ा जो एल्सा की उंगलियों से निकलकर अन्ना के दिल में धंस गया जब बहनें झगड़ रही थीं। बर्फ धीरे धीरे उसकी जान लेने लगती है और सिर्फ सच्चे प्यार का एक नमूना ही उसकी जान बचा सकता है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि प्यार का वह नमूना क्या होता है। फ्रोजन में प्यार करने लायक बहुत कुछ है। स्नोमैन ओलाफ के रूप में जोश गैड बेहद प्यारे हैं। फिल्म के कई मूल गानों में से मेरा पसंदीदा वह गाना था जिसमें ट्रोल्स का एक परिवार क्रिस्टोफ को अन्ना को एक संभावित प्रेम पात्र के रूप में बेचने की कोशिश करता है। क्या यह उसके चलने का घिसा-पिटा तरीका है या उसके बात करने का चिड़चिड़ा तरीका, या उसके पैरों का नाशपाती के आकार का चौकोर आकार का अजीबपन? और हालांकि हम जानते हैं कि वह अच्छी तरह नहाता है परंतु अंत में वह हमेशा बदबूदार होता है। लेकिन आपको ऐसा कोई इंसान कभी नहीं मिलेगा जो इतना संवेदनशील और प्यारा हो। इडिना मेंजेल द्वारा आवाज दी गई एल्सा एक आधुनिक परीक्षा के लिए एकदम सही राजकुमारी है। मेंजेल ने ब्रॉडवे म्यूजिकल विक्ड में दुष्ट चुड़ैल की भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार जीता था और उन्होंने एल्सा को डरावनी और कमजोर दोनों ही रूपों में बखूबी चित्रित किया है। यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां टाइपकास्ट होना कोई बुरी बात नहीं हो सकती। क्रिस्टन बेल ने अन्ना का किरदार निभाया है जो अपनी गलतियों से सीखने और हिम्मत न हारने के तरीके के लिए और भी प्यारी लगती है। बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि परंपरावादी डिज्नी